ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। झारखंड की राजनीति की जब भी बात की जाती है तो हम बात करते हैं या तो कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की या इन दलों के द्वारा जो सृजित है गठबंधन, हम उसकी बात करते हैं कि किस गठबंधन की जीत होगी, किस गठबंधन की हार होगी, कौन आगे है, कौन क्या रणनीति बना रहा है, कौन पीछे चला गया। हम कभी भी झारखंड के वामपंथी आंदोलन की बात नहीं करते हैं। दोस्तों, कल एक खबर आई कि बुधवार को CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, जिसके महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, इनकी पार्टी और मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको आप जो सो मासस के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने एक समझौता किया है और उस समझौता के तहत जो है मासस का विलय कर दिया गया है CPI-ML में। स्वाभाविक है CPI-ML की इससे शक्ति जो झारखंड में बढ़ेगी और ये लोग जो है अब जो आने वाला चुनाव है उसमें ये जिस गठबंधन में जाएंगे, स्वाभाविक है कि ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसी में जाएंगे, तो उस गठबंधन में ये ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। अभी CPI-ML के सिर्फ एक विधायक हैं, विनोद सिंह के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि वो बगोदर से लगातार जीत के आ रहे हैं। उससे पहले उनके पिताजी महेंद्र सिंह, स्वर्गीय महेंद्र सिंह, उनकी हत्या कर दी गई थी 2005 में। तो वो जो है बगोदर सीट से चुनाव लड़ा करते थे और अगर ये कहना गलत नहीं होगा, मुझे लगता है कि वो CPI-ML के पूरे झारखंड में वो चेहरा थे, वही फेस थे, उन्हीं के द्वारा लोग जानते थे कि CPI-ML यहाँ पर है। अब जो है और इसके विपरीत जो मासस है उसको जो है AK रॉय के नाम से जाना जाता था। AK रॉय उसके संस्थापक भी रहे। बाद में गुरुदास चटर्जी निरसा से जीता करते थे और बाद में उनके पुत्र जो अरूप चटर्जी हैं, जो अभी मासस के महासचिव भी हैं, वो जीता करते थे। पिछले चुनाव में वो हार गए थे। तो ये तो कहानी रही कि झारखंड में इन दोनों दलों की स्थिति क्या है और ये लोग मर्ज कर गए एक दूसरे के साथ में। अब सबके सब जो CPI-ML है। लेकिन दोस्तों, इस जो CPI-ML है इसका इतिहास थोड़ा जानना जरूरी है और उसी तरह से मासस का इतिहास भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो जनरेशन है वो इनके बारे में जानती नहीं है। कुछ लोग होंगे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में हैं, आइसा से जुड़े हुए हैं या वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को थोड़ी बहुत पता भी होगी, लेकिन सामान्यतः इस जनरेशन को इनके बारे में, इन दलों के बारे में जानकारी ना के बराबर है। दोस्तों, दरअसल 70 के दशक के शुरुआती दशक में CPI मार्क्सवादी जो है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जिसकी सरकार अभी त्रिपुरा में है, तो उसमें स्प्लिंटर, उसमें विभाजन होना प्रारंभ हुआ। अब विभाजन जो है वामपंथी पार्टी में क्यों होता है? वामपंथी बुद्धिजीवी होते हैं, ये जो भी इस पार्टी के नेता होते हैं कमोबेश सबके सब मार्क्स और लेनिन के लिखा हुआ जो भी हो उसको ये लोग घोंट चुके होते हैं। ये जब भी मिलेंगे एक दूसरे से, अब तो थोड़ा ये कम हो गया है ये परिपाटी, नहीं तो पहले ये था कि जब भी दो वामपंथी अगर मिले तो वर्ग संघर्ष और कैपिटलिज्म पर ही चर्चा करते रह जाते थे। तो जहां पे बुद्धि होगा स्वाभाविक है कि वहां पे विभाजन भी होगा, क्योंकि अगर आप हमारे विचार सहमत नहीं तो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इसी के कारण वामपंथी आंदोलन जो है और वामपंथी दल में लगातार जो है विभाजन होता रहा है। तो ये दोनों मासस और CPI-ML दोनों जो है 70 के शुरुआती दशक में इनका जन्म हुआ। और CPI-ML की पहले बात कर लेते हैं। इसकी औपचारिक स्थापना जो है 28 जुलाई 1974 को हुई थी। फिर 28 जुलाई को ही क्यों हुई? क्योंकि जो चारू मजमदार, जो कि नक्सलवाड़ी आंदोलन के नेता थे, उनकी हत्या के दूसरी वर्षी के दिन में इस CPI-ML की स्थापना की गई थी। शुरू में अंडरग्राउंड आंदोलन था, जिस तरह से आजकल माओवादी लोग जंगलों में रह करके आंदोलन करते, ये कुछ कमोबेश उसी तरह का इनका भी आंदोलन था। ये अंडरग्राउंड रह करके अपना काम करते थे। विनोद मिश्र जो है इसके सब कुछ सर्वे सर्वा हुआ करते थे। लेकिन 82 में आकर के इन लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल फ्रंट भी बनाया, उसका नाम ही रखा IPF। IPF जो है वो चुनाव भी लड़ी और उसका एक MP
आरा से जीत करके संसद भी पहुंच गया था। उसका नाम था संभवतः रामेश्वर प्रसाद। रामेश्वर प्रसाद, अगर मेरी मेमोरी सही, अगर हमको यादाश्त अगर मेरी सही अगर बता रही है, तो उनका नाम था रामेश्वर प्रसाद और वो आरा से जीत करके संसद पहुंच गए थे। जब वो संसद पहुंचे थे तो इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। उस जमाने में हर मैगजीन्स में इनके बारे में काफी कुछ लिखा गया था। उसके बाद में इन लोगों का आंदोलन ऐसे ही चलते रहा। 92 में आकर के CPI-ML ने अपने जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थी उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी करने का उन लोगों ने फैसला किया। और तब से वो लोग लगातार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का भी चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का भी चुनाव लड़ते हैं। तो ये तो हुआ CPI-ML के शुरुआती दिनों की बात। उसी तरह से जो मार्क्सिस्ट है, जो आप उसको मार्क्सवादी समन्वय समिति कहते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में MCC शॉर्ट फॉर्म उसका होता है, तो इसकी स्थापना जो 70 के दशक में, शुरुआती दशक में हुई। ये तब हुई जब A.K. रॉय जो है बहुत बड़े मजदूर नेता हुए हैं। अभी 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। बहुत बड़े नेता और बड़े ईमानदार नेता थे। तो इनको जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। अब ये धनबाद आए थे कलकत्ता छोड़ के, और यहाँ आने के बाद में ये मजदूरों के बीच में रम गए और मजदूरों की समस्याओं को लेकर के आवाज उठाना चालू किए। वो दौर था दोस्तों कि जो भी आज के तारीख में कोल माइंस है, उन सबका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हो रहा था, जिससे अनेक असुविधाएं, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो इन्होंने अपना पूरा ध्यान जो कोलियरी के जो मजदूर हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए लगाया। और पहले तो इन्होंने एक किसान कुछ बनाया था पार्टी, लेकिन बाद में इन्होंने MCC उसका नाम रख दिया। अब A.K. रॉय की जो कहते हैं कि उनका महत्व झारखंड की राजनीति में क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो नाम है, वो नाम जो है देने वाले A.K. रॉय थे। और A.K. रॉय वो व्यक्ति है जो झारखंड मूवमेंट को, जो पृथक राज्य का आंदोलन था, उसको एक नई धार दिया। वो पहले व्यक्ति थे जो समझ पाए कि मजदूरों की भागीदारी पृथक राज्य के लिए आवश्यक है, जरूरी है। और इस महत्व को समझते हुए उन्होंने झारखंड आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे और जो मजदूर थे, इन सबको एक साझा मंच पे लाया। एक मंच पे लाने का परिणाम ये हुआ दोस्तों कि जो पूरे झारखंड पृथक राज्य का आंदोलन था उसको एक नई गति मिली। और उस नई गति के कारण जो आज हम पृथक झारखंड राज्य में जो हम सब जो देख रहे हैं, ये इन लोगों की देन है। हालांकि आज के तारीख में A.K. रॉय का नाम लेवा जो ये नए जनरेशन का आंदोलनकारी है, उसमें कोई नहीं है। कोई उनके महत्व को नहीं समझता है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो नाम है, वो दरअसल नाम जो है झारखंड लिबरेशन फ्रंट था। और झारखंड लिबरेशन फ्रंट क्यों नाम रखा गया था? इसलिए क्योंकि A.K. रॉय जो है वो वियतनाम युद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और वहां पे वियतनाम में वियतनाम लिबरेशन फ्रंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। ये उसके प्रभाव में आकर के शिबू सोरेन को ये नाम सुझाया। तो बाद में उसका हिंदी झारखंड लिबरेशन फ्रंट का जब किया गया तो हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आज के तारीख में झारखंड में एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है। लेकिन वक्त बदला, उनका महत्व कम होता चला गया। लेकिन वामपंथ आज के तारीख में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें सही में वो चूक गए हैं। क्योंकि अगर पूरे भारत की आप दशा देखें तो अब जो सो केरल तक जो वामपंथी सीमित है, त्रिपुरा से उजड़ चुके हैं, वेस्ट बंगाल से तो बहुत पहले उजड़ गए, ये सब के सब उजड़ चुके हैं। लेकिन आज भी जो यूनिवर्सिटीज हैं भारत के, जैसे JNU है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, इन सब जगहों पर आपको CPI-ML का जो छात्र संगठन है आयसा, उसकी धमक अभी भी कायम है। वो अभी भी वहां पे छात्र संघ का चुनाव होता है, इसमें इनकी अच्छी खासी भूमिका होती है और ये काफी अच्छे प्रभावी जो वहां पे रिजल्ट भी ला पाते हैं। तो ये तो बात है दोस्तों CPI-ML और मार्क्सिस्ट के जो इतिहास है, इनका इतिहास है ये। और झारखंड में यह आंदोलन, सही बात है कि 1-2 सेट तक सीमित रह गया है। मार्क्सिस्ट तो एक जिला का पार्टी बन के रह गया था, एक जिला का, क्योंकि उसका प्रभाव धनबाद के बाहर कहीं भी नहीं है।
ये एक सत्य है, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये जमीनी वास्तविकता है। लेकिन सीपीआई-एमएल जो है वो भी बगोदर के बाहर कहीं अपना फैलाव अब तक नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब ये दोनों पार्टियां अब तो मर्ज कर गई हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि इनका प्रभाव, इनके कैडर साथ में मिलकर के, क्योंकि ये दोनों ही कैडर बेस पार्टी हैं, दोनों ही जो है मजदूर की, किसान की, गरीब की, निम्न जातियां की, उनकी बातें ये हमेशा ही लोगों के सामने प्रभावी ढंग से लाने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक है जब दोनों के कैडर के बीच में जब जुड़ाव होगी, क्योंकि दोनों कमोबेश एक ही विचारधारा को मानने वाले हैं, थोड़ी बहुत 19-20 का अंतर होता है इनके बीच में, तो इनके बीच में एक दूसरे के साथ जुड़ने में ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। तो स्वाभाविक है कि ये जो है अब तक जो 1 या 2 सीट पर सीमित रहते थे, अब इनका जो है प्रभाव अन्य जिलों तक भी फैल सकता है। वैसे जो सीपीआई-एमएल है, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ वहां उसमें वो बिहार से 2 सीट जीत करके गई है, और 1 सीट आरा का, जहां पर के आर.के. सिंह वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो ऊर्जा मंत्री थे, उनको सीपीआई-एमएल ने हराया है। इसी प्रकार से जो कुशवाहा साहब हैं, जो कि कोयरी समाज के बड़े नेता हैं और वो अपने आप को नीतीश कुमार के समान या उनके लेवल का नेता अपने को समझते हैं, उसको भी सीपीआई-एमएल ने हराया है। तो इस बार 2 सीट वहां पे जो है लोकसभा के चुनाव में बिहार में वो सीपीआई-एमएल ने निकाला है। और साथ ही उससे पहले जब 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय इन लोगों ने 12 विधायक जिता करके बिहार विधानसभा तक पहुंचाया है, और वो लोग अपनी आवाज उठा भी रहे। दोस्तों, जब बीच में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो समझौता हुआ था, और जब उनकी सरकार बनी थी जिसमें तेजस्वी यादव जो है वो उप मुख्यमंत्री थे, उस समय सीपीआई-एमएल का भी मंत्री हुआ करता था। तो अब आज के तारीख में इनके नाम को अगर आप भूल जाएं, मार्क्सवादी, लेनिनवादी और मार्क्सिस्ट भूल जाएं, तो ये आज के तारीख में दोनों ही पार्टियां जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां हैं, या जो आपको कहें कि जो भी यहाँ पे पार्टी है, राजनीतिक दल है, इनका व्यवहार, चाल चलन सब कुछ उन्हीं के जैसा है। अब इनमें कोई अलग से बदलाव नहीं, बस यही कि कैडर बेस पार्टी है। ये अपने को ये नहीं कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि जिस तरह से आरजेडी समाजवादी अपने को कहते हैं लेकिन जातिवादी पार्टी है, उसी तरह से सीपीआई-एमएल भी ये अपने को कहते हैं कि मार्क्सवादी पार्टी है, हम वामपंथी विचारों से प्रभावित हैं, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि इनका भी वोट बैंक जाति विशेष तक ही सीमित है, इनका भी। और बीच में जब 90 के दशक में ये इनका जब आकर्षण लोगों के बीच खत्म हो गया था माले का, या फिर जो ये हाशिए पे जाने लगे थे राजनीतिक रूप से, तो उसका कारण सिर्फ ये था दोस्तों कि आरजेडी अपने उफान पे था, लालू यादव जी अपने उफान पर थे, और उसके बाद में नीतीश कुमार का दौर आया, तो जो इनका जो कोयरी बेस हुआ करता तो वो भी इनसे छिटक गया। यही सब कारण था कि सीपीआई-एमएल जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हाशिए पे आके खड़ा हो गया था। अब इनका फिर से रिवाइव कब चालू हुआ? जब ये फिर से जब ये लालू यादव के शरण में गए हैं, और लालू यादव ने जब इनको अपने संरक्षण में लिया है, तब ये कुछ सीट निकाल पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये तो राजनीतिक रूप से हार जीत होते रहती है, किसका कितना प्रभाव और जीत होते रहता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वामपंथ कभी मरने वाला नहीं है। जब तक लोगों के बीच में बदलाव की आस बनी रहेगी, जब तक लोग चेंज देखना चाहेंगे, तब तक वामपंथ खत्म नहीं होने वाला है। हो सकता है उसके नेता बदल जाएं, कुछ ऊपर नीचे पार्टियों का नाम बदल जाए, लेकिन जिसको आप लेफ्ट कहते हैं वो पूरे दुनिया में कभी भी समाप्त होने वाला आंदोलन नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।